हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली क्लास में बताया था कि मैं अब अपने इस चैनल पर आप लोगों को सामाजिक विज्ञान विषय भी पढ़ाऊंगा और वह सामाजिक विज्ञान जो पढ़ाया जाएगा वो आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ठीक है, उसके साथ साथ बाकी जो एक दिवसीय और परीक्षाएं हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगा। और इस प्रकार का जो सामाजिक विज्ञान मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये आपको जो बेस होगा इसका वो एनसीईआरटी होगी, ठीक है। उसके अलावा जो और भी किताबें हैं जो उसमें अच्छे मैटर दिए हैं, अच्छे फैक्ट दिए हुए हैं, उनको भी शामिल करूंगा जिससे आप लोगों को किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम लोगों को सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले इतिहास पढ़ना है और इतिहास में हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, सामाजिक विज्ञान में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले मैं क्या पढ़ाना शुरू करूंगा, इतिहास, ठीक है। इतिहास पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यही जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, ठीक है। इतिहास किसने लिखा सबसे पहले, ठीक है। फिर इतिहास से हमें क्या पता चलता है, हमें क्या पता चलता है, ठीक है। ये जब हम जान लेंगे तब उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे देश का जो इतिहास है यानी भारत का इतिहास, उसको हम लोग किस प्रकार से बांटकर पढ़ते हैं, ठीक है। भारत कहते हैं यानी भारत के इतिहास का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, ठीक है। तो भारत के इतिहास का विभाजन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 भागों में किया गया है। प्राचीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास, ठीक है, आधुनिक इतिहास, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसको देखिए, अब इसमें हमें कैसे कैसे विभाजन किया गया है, ठीक है। जैसे देखिए, प्राचीन इतिहास जो हमें पढ़ना होता है, कब से पढ़ना होता है, पाषाण काल से लेकर, पाषाण काल से कहां तक पढ़ना होता है, राजपूत काल तक, राजपूत काल, या इसी को कभी कभी देखेंगे कहीं लिखा रहेगा पूर्व मध्यकाल, क्या लिखा रहेगा, पूर्व मध्यकाल। उसके बाद देखिए, मध्यकालीन इतिहास में हमको पढ़ना पड़ता है, शुरू कहां से होता है, अरबों का आक्रमण, यहां से शुरू होता है और फिर कहां तक पढ़ना आता है, मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य का पतन, यहां हम लोग पढ़ना पड़ता है मध्यकालीन भारत के इतिहास। आधुनिक भारत देखिए कहां से पढ़ना पड़ता है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, व्यापारियों का आगमन यहां से शुरू होता है और कहां तक पढ़ना पड़ता है आपको, भारत की स्वतंत्रता यानी भारत की आजादी तक। तो ये हम लोगों को इस प्रकार से अपने देश का इतिहास बांट के पढ़ा जाता है और पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग जो इतिहास पढ़ते हैं
वो देखिए कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधे सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ लोग पाषाण काल को छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पाषाण काल से भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो पाषाण काल को डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको देखना और जानना जरूर है, ठीक है। उसके बाद तब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना, उसके बाद सीधे सीधे क्रम वाइज चलते चलते। तो उसी क्रम को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे पहले जो है मैं कौन सा इतिहास पढ़ाऊंगा आप लोगों को, प्राचीन इतिहास। सबसे पहले यही से शुरू करूंगा। और प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास में सीधे सीधे क्रम वाइज पढ़ेंगे, जिसमें आपको हर चीज का नॉलेज मिलेगा और आप जानते जाएंगे, समझते जाएंगे। और इसी क्रम से यदि भविष्य में आप इतिहास पढ़ेंगे, दिमाग में नॉलेज में रखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको क्रोनोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, तो उस प्रश्न को करने के लिए आपको कभी कठिनाई नहीं हो, ठीक है। तो क्रम से हमको इतिहास पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, पाषाण काल। सबसे पहले क्या पढ़ना है, पाषाण काल, ठीक है। पाषाण। दूसरा पढ़ना है सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है हमको वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पढ़ना है हमको महाजनपद, ठीक है। इसी के साथ साथ हमको पढ़ना है, चाहे इसी के साथ कहिए चाहे अलग से कहिए, धार्मिक आंदोलन, ठीक है। इसमें हमको पढ़ना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, ये पढ़ना है। इसके बाद देखिए ये देख लेंगे, उसके बाद हमें पढ़ना है, इसके बाद अगला क्रम है, ये चीजें देख लेंगे। तो कुछ महाजनपदों के बाद कुछ साम्राज्यों का उदय हुआ, जिसमें देखिए सबसे पहले किसका होगा, मगध साम्राज्य। किसका होगा, मगध साम्राज्य, ठीक है। तो मगध पर शासन करने वाले कुछ प्रमुख राजवंशों को हमें जानना पड़ेगा, जिसमें देखिए आप लोग जानते होंगे कि मगध पर कुछ प्रमुख राजवंशों का शासन था। जैसे बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सबसे पहले अगर कहा जाता है कि मगध वंश पे शासन किया, मगध साम्राज्य पे शासन किया था, तो किसने किया था, हर्यक वंश ने किया। लेकिन अपने देश के हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथों में कहा जाता है कि मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था, बृहद्रथ वंश, ठीक है। लेकिन प्रामाणिक रूप से पुस्तकों में सबसे पहले शासन करने वाले जो वंश का नाम था उसको क्या कहा जाता है, हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश। और इसका संस्थापक जैसे आप लोग जानते हैं कौन सा, बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग शिशुनाग वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे नंद वंश, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे नंद वंश। फिर देखिए जब इन मगध साम्राज्य का जो तीनों वंश है इनको पढ़ लेंगे, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नंद वंश का जब पतन होता है, यानी नंद वंश के पतन के बाद फिर भारत में किस प्रकार से शासन प्रणाली चलती है, किस प्रकार से विस्तार होता है। तो आप जानते होंगे कि नंद वंश के पतन के बाद भारत में एक नए वंश की स्थापना होती है, जिसको कहा जाता है मौर्य वंश, ठीक है। इसको पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि मौर्य वंश की स्थापना जो है या संस्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसकी सहायता से की थी, तो चाणक्य नामक विद्वान व्यक्ति की सहायता से, ठीक है। तो मौर्य वंश पढ़ेंगे। फिर मौर्य वंश में हमको 3 लोगों के बारे में विशेष कर पढ़ना है, जिसमें देखिए किसके बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बिंदुसार,
उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है अशोक महान। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना। तो ये चीजें, अंतिम मौर्य सम्राट जो है आप लोग जानते हैं कि बृहदत्त थे, तो उनके बारे में बस ये जान लेना है कि अंतिम मौर्य सम्राट थे, लेकिन उनके बारे में हमको कुछ उतनी चीजें पढ़नी नहीं। ठीक है, तो ये चीज देखेंगे। इसके बाद देखिए आप मौर्य वंश देखेंगे, तो मौर्य वंश के बाद फिर देखेंगे आप मौर्योत्तर। ठीक है, यानी अभी आपको मैंने क्या बताया कि हम लोगों को ये देखिए, जैसे छठे नंबर पर पढ़ना था हमको मगध साम्राज्य। ठीक है, अब मगध साम्राज्य के बाद देखिए, जैसे अब इसको कहा दिया जाए कि सातवें नंबर पर हमको क्या पढ़ना है, मौर्य वंश। ठीक है, अब मौर्य वंश के बाद देखिए हमें क्या पढ़ना है, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि मौर्यों के बाद पढ़ना है हमको मौर्योत्तर। क्या पढ़ना है, मौर्योत्तर। मौर्योत्तर में आप देखेंगे कि कुछ देशी शासक रहेंगे, यानी मौर्यों के पतन के बाद भारत पे जो शासन करने वाले रहेंगे, कुछ देशी रहेंगे और कुछ विदेशी रहेंगे। ठीक है, विदेशियों में देखिए, विदेशियों में जैसे आप पढ़े होंगे, सुने होंगे कि सबसे पहले रहेंगे हिंद यवन, फिर उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। ठीक है, ये चार प्रमुख वंश थे जो विदेशी थे। ठीक है, उसके बाद देखिए देशी शासक भी थे कुछ जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अपने देश पे शासन किए, जिसमें सबसे पहले थे शुंग यानी शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश। ठीक है, उसके बाद चेदी वंश। ठीक है, उसके बाद शातवाहन वंश, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी और हिंद यवन, शक, पालव और कुषाण। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद अब हमको मौर्योत्तर के बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है गुप्त काल। क्या पढ़ना है, गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल में आप जानते हैं कि गुप्त काल के कुछ प्रमुख शासक थे, जिसमें सबसे पहले देखिए किसके बारे में हमको पढ़ना है, श्रीगुप्त के बारे में, यानी श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक था। उसके बाद हमें पढ़ना है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। उसके बाद पढ़ना है इसके पुत्र समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, फिर समुद्रगुप्त के बाद आपको पढ़ना है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय या इसी को कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, जिनको पढ़ना है। इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त के बाद पढ़ना है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके ही काल में अपने देश में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, जिसको आप लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे इनके पुत्र स्कंदगुप्त के बारे में। ठीक है, तो ये मुख्य हो गए गुप्त शासक। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे गुप्तोत्तर, यानी गुप्तों का पतन जब हो जाएगा तब आएंगे गुप्तोत्तर वंश। और गुप्तोत्तर वंश में यानी गुप्तों के बाद जो है हमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी को पढ़ना है वो है, कौन है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ये किस वंश के शासक थे? आपको कुछ किताबों में मिलेगा कि वर्धन वंश के शासक थे, कहीं कहीं मिलेगा पुष्यभूति वंश के शासक थे। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, गुप्तोत्तर में ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे वंश आते हैं, साम्राज्य आते हैं, लेकिन हमको सबसे ज्यादा यदि फोकस करना है तो किसके ऊपर करना है, हर्षवर्धन के।
ठीक है, हर्षवर्धन को पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि उत्तर भारत में कुछ और भी प्रमुख राजवंश थे इनके बाद, वो सब देखिए कौन कौन से थे। तो उसमें देखिए थे पाल वंश, ठीक है, फिर पाल वंश हो गए, फिर प्रतिहार वंश, फिर देखिए गुर्जर, इन्हीं को कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद थे राष्ट्रकूट, उसके बाद देखेंगे आप चंदेल, फिर चौहान, फिर परमार। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कुछ छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंश थे, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद ये पढ़ लेना है। उसके बाद हमें पढ़ना है थोड़ा सा दक्षिण भारत का इतिहास, थोड़ा सा पढ़ना है दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, इसमें पढ़ना आपको दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास में हमें पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है कि संगम युग, संगम युग। तो आप संगम युग में देखेंगे कि 3 वंशों के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है, चोल, चेर और पांड्य, ये पढ़। ठीक है, इसके बाद जब हम दक्षिण भारत का आगे का और इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि यही चोल बाद में और भी शक्तिशाली हो जाते हैं, यही पांड्य, यही चेर और भी शक्तिशाली हो जाते हैं, और इनके साथ साथ कुछ और भी राजवंश आ जाते हैं दक्षिण भारत में, जिसमें देखिए, जिसमें सबसे अगर प्रसिद्ध थे तो आप देखे होंगे कि चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य वंश का देखिए विभाजन है कि वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य, यानी ये इनका 3 रूप से विभाजन था, यानी चालुक्य ही थे लेकिन ये 3 क्षेत्रों पे शासन करते थे। तो कौन कौन से थे? कल्याणी के चालुक्य, ठीक है, दूसरे थे वातापी के चालुक्य और तीसरे थे वेंगी के चालुक्य। ठीक है, तो यानी चालुक्य वंश का 3 क्षेत्रों में शासन चलता था, तो ये 3 भागों में बटे हुए। ठीक है, उसके बाद चालुक्य वंश के बाद हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है पल्लव वंश। ठीक है, उसके बाद कौन है? पल्लव वंश। फिर उसके बाद देखेंगे आधुनिक चोल, यानी बाद वाले चोल, तो चोल वंश के बारे में देखेंगे। ठीक है, जिसमें देखेंगे आप लोग कि राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज द्वितीय, इस तरह से जो थे ये शासक थे। तो इतना हमको पढ़ना है किस चीज में? प्राचीन भारत के इतिहास। जब आप इतना पढ़ लेंगे तब आपका प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो लगभग परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपका हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा किस चीज में? प्राचीन इतिहास। इसमें कुछ आपका जो होगा वो एनसीईआरटी से होगा, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड होगा, कुछ अन्य पुस्तकों से भी बेस्ड होगा। ठीक है, तो इसमें आपको एनसीईआरटी का मैं इसलिए बेस के रूप में मान रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी ही अपने देश की सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ने से आपको जो अपने देश में बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें सीधे सीधे आपको प्रश्न आते हैं, यानी एनसीईआरटी के ही पैराग्राफ को, एनसीईआरटी के ही वाक्यों को सीधे तौर पर उठा के प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे एनसीईआरटी को भी बेस बनाना पड़ा है। ठीक है, एनसीईआरटी को बेस नहीं बनाने से आपका सीटेट, यूपी टेट का जो एग्जाम होता है उसको जो उसमें जो प्रश्न आते हैं उसको करने में आपको समस्या आ सकती है। ठीक है, तो ये बातें थी जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये चीजें हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, आइए देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोगों को कैसे कैसे पढ़ना है। तो उस चीजों को धीरे धीरे क्रम वाइज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हमें इतिहास किसे कहते हैं ये जान लेना है। ठीक है, तो जैसा कि देखिए कि इतिहास जो शब्द है ये देखिए संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है।
जिसमें देखिए क्या है, इति, ह और आस। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, इति का मतलब होता है ऐसा ही, ह का मतलब होता है निश्चित रूप से, और आस का मतलब होता है था, यानी ऐसा ही निश्चित रूप से था। ठीक है, देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ऐसा ही निश्चित रूप से था, यानी यही क्या कहलाएगा, इतिहास। यानी कोई भी चीज हम देखते हैं उसके बारे में कहते हैं कि यह ऐसे ही पहले से थी, निश्चित रूप से थी। निश्चित रूप से क्यों थी, क्योंकि हमारे पास उसका प्रमाण होता है, साक्ष्य होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि यह निश्चित रूप से था। यदि हमारे पास प्रमाण नहीं होता, साक्ष्य नहीं होता, तो हम इस निश्चित शब्द का उपयोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसी चीज को हम देखेंगे, बाद में देखेंगे कि इतिहास को जानने के स्रोत। ठीक, तो अभी देखते हैं कि देखिए इतिहास में कुछ सामान्य परिभाषा भी है। जैसे देखिए क्या है, इतिहास मानव सभ्यता का अभिलेख है। ठीक है, तो सामान्य परिभाषा के रूप में भी कहा जाता है कि इतिहास मानव सभ्यता का अभिलेख है, यानी मानव सभ्यता का विकास किस प्रकार हुआ उसके बारे में एक लिखित दस्तावेज। ठीक है, फिर देखिए इतिहास का जनक, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है, हेरोडोटस। यानी हेरोडोटस नाम के विद्वान थे, दार्शनिक थे, जो कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। ठीक है, तो यूनान के इतिहासकार थे जिन्होंने पहली बार इतिहास लिखना शुरू किया। ठीक है, और उन्होंने जो इतिहास लिखा था उसमें अपने देश की बातें और भारत की बातें, यानी अपने देश के बारे में और भारत के बारे में अपनी उस पुस्तक में लिखा था। ठीक है, उनकी उस पुस्तक का नाम क्या था, हिस्टोरिया। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या था, हिस्टोरिया। तो ये उनकी पुस्तक थी। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है इतिहास का जनक। ठीक है, फिर देखिए भारतीय परंपरा में इतिहास की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त, यानी भारतीय दर्शन में, भारतीय ग्रंथों में इतिहास शब्द का प्रयोग अगर कहीं सबसे पहले मिला है तो कहाँ मिला है, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद जैसा कि अपने देश के जो 4 वेद हैं उनमें से चौथा वेद। ठीक है, तो यहां पर भी इतिहास शब्द का उल्लेख मिला। ठीक है, देखिए इतिहास का जनक हेरोडोटस को क्यों कहा गया, तो इसलिए कहा गया कि आधुनिक अर्थों में इतिहास का लेखन करने का प्रमाण हमारे देश में वैदिक साहित्य में मिला है, अथर्ववेद में, लेकिन उसको वर्णित नहीं किया गया, केवल उसका नाम लिख दिया गया, इतिहास शब्द का प्रयोग कर दिया, लेकिन उसको व्यवस्थित तरीके से वर्णित किसने किया, हेरोडोटस ने किया, इसलिए इनको इतिहास का पिता कहा। ठीक है, देखिए फिर देखिए इतिहास दर्शन के जन्मदाता, ये तो इतिहास लेखन के जन्मदाता माने जाते हैं ना, इतिहास दर्शन का जन्मदाता किसको माना जाता है, वॉल्टेयर। ठीक है, यह भी देखिए एक विदेशी विद्वान है, तो इन्होंने इतिहास दर्शन का शुरुआत किया था। और दर्शन का अर्थ आप लोग जैसा कि जानते हैं कि दर्शन का मतलब ही होता है किसी चीज को देखकर उसके बारे में जानना, यानी उस कोई चीज है तो वो क्या है उसको अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखना और देखने के बाद उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना। ठीक है, यही होता है दर्शन, सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए प्रमुख विद्वानों के इतिहास से संबंधित विचार, इनके अलावा कुछ और भी प्रमुख विद्वान हैं जैसे हेरोडोटस और वॉल्टेयर के अलावा, जो इतिहास को कुछ अलग अलग नामों से पुकारते हैं। देखिए बेकन नाम के जो विद्वान है वो कहते हैं कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, यानी इनका कहना है कि इतिहास पढ़कर, इतिहास को जानकर मनुष्य क्या होता है, बुद्धिमान होता है। फिर देखिए दूसरे व्यक्ति हैं रेनियर, ये क्या कहते हैं कि इतिहास एक कहानी है, यानी इनके अनुसार क्या है, इतिहास एक कहानी है जिसमें हम अपनी भूतपूर्व घटनाओं के बारे में सुनते हैं और उसको समझते हैं, फिर उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा इतिहास एक कहानी है। फिर देखिए ट्रेवेलियन नाम के विद्वान हैं जिन्होंने क्या कहा कि इतिहास एक अपरिवर्तनीय रूप वाली कहानी है। अब देखिए इन्होंने कहानी में ही थोड़ा सा बदलाव कर दिया कि यह एक ऐसी कहानी है जो अपरिवर्तनीय है, यानी यह परिवर्तनीय नहीं है, इसमें बदलाव संभव नहीं। ठीक, फिर देखिए
जेबी ब्यूरी नाम के एक विद्वान है, उन्होंने देखिए इतिहास को और भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इतिहास विज्ञान है, न इससे कम न इससे ज्यादा। यानी कहा उन्होंने कि इतिहास विज्ञान है, इससे कम और ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों क्यों इन्होंने विज्ञान कहा? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी चीज को विज्ञान तभी कहा जाता है कि विज्ञान की परिभाषा ही आप जानते हैं कि सत्य, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इतिहास में जो कुछ भी बताया जाता है, जो कुछ भी लिखा जाता है, वो सत्य लिखा जाता है, यानी प्रमाणों के आधार पर लिखा जाता है, तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है और उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। तो जब किसी भी चीज को इस तरीके से उपयोग किया जाए, इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, तो क्या कहलाएगा? वैज्ञानिक तरीका कहलाएगा। इसीलिए इतिहास को भी विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। फिर देखिए, बाद में एक अन्य विद्वान थे जो अरबी विद्वान थे, जिनको आप लोग सुने होंगे नाम, अल-बरूनी। ठीक है। अल-बरूनी हालांकि अपने देश में मध्यकाल में आए थे, लेकिन इन्होंने भी इतिहास को कुछ संज्ञा दी है। क्या संज्ञा दी है? कि इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है, यानी जितने भी विज्ञान हैं उनकी इसको क्या बना दिया गया? रानी कह दिया उन्होंने। क्यों कहा होगा उन्होंने? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी विज्ञान, किसी भी विषय को आप पढ़ते हैं तो उस विषय के बारे में आप उसकी पिछली घटनाओं के बारे में, उसके भूतपूर्व क्रियाओं के बारे में जानते हैं, तब जाके उस घटना का, उस सिद्धांत का, उस प्रिंसिपल का अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए आपको इतिहास का प्रयोग हर जगह मिलता है और इतिहास हर चीज से जुड़ा हुआ है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई देश हो, कोई भी चीज हो, वो बिना इतिहास के उसका वर्तमान नहीं है। ठीक है। तो इतिहास सबका होता है और इसीलिए इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि इतिहास को आप इतिहास की तरह पढ़ेंगे तो आप उसको देखेंगे कि आपको कितनी जानकारियां प्राप्त होती हैं। और इतिहास को बस ऐसे ही एक मनोरंजन और कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो आपको कोई जानकारी नहीं होगी, केवल मनोरंजन मिलेगा, हंसेंगे, आनंद लगेगा, आश्चर्य होगा कि ऐसे करते थे, हम लोग देखो कैसे करते। लेकिन जब इसको आप समझेंगे, जानेंगे, तब आपको लगेगा कि उस काल के मनुष्य किस प्रकार से ऐसे ऐसे कार्य करते थे। उस समय इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतनी बड़ी प्रौद्योगिकी नहीं थी, फिर भी इन लोगों ने इस तरह से कार्य किया, तो कितने प्रशंसनीय है। ठीक है। और हम लोग तो इतनी टेक्नोलॉजी होते हुए भी, इतने आधुनिक होते हुए भी उनके जैसे काम अभी भी नहीं कर पाते। ठीक है। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय इतिहास हमें पढ़ना है, हमें पूरे विश्व का इतिहास नहीं पढ़ना है। तो भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, कि अपने अध्ययन के सुविधा के अनुसार इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है। 3 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि एक साथ पढ़ने से बहुत बृहद हो जाएगा, तो इसको अंग्रेज जो इतिहास लेखक थे उन लोगों ने अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 भागों में बांटा है। ठीक है। और उसी के हिसाब से हम लोग अपने देश का इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, अंग्रेजों ने कभी देखे होंगे कि आप लोगों ने कि इस प्रकार से इसका विभाजन किया है जो बहुत निंदनीय है। लोग उसकी आलोचना करते हैं, कहते हैं कि इन्होंने जो हम लोगों का ये प्राचीन भारत का इतिहास है, इसको कह दिया था उन्होंने हिंदू काल, इसको कह दिया था मुस्लिम काल, ठीक है, और इसको कहा था उन्होंने अंग्रेज काल। तो इस प्रकार से विभाजन मिलता है आपको, लेकिन इस पे गौर नहीं करना। मेनली जो हमको पढ़ने को मिलता है किताबों में, जिस प्रकार से मिलता है वो क्या है कि पहला विभाजन क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास, जिसको मैंने क्या बताया कि आपको पाषाण काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक पढ़ना। ठीक है। फिर देखिए, दूसरा जो विभाजन है वो मध्यकालीन भारत है। इसको कहां से पढ़ना है हमको? भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण से लेकर कहां तक पढ़ना है? मुगल साम्राज्य के विघटन तक, यानी पतन। तीसरा जो भाग है विभाजन, वो कहां तक पढ़ना हमको? यूरोपीय कंपनियों के आगमन से भारत के स्वतंत्रता प्राप्त। तो इस प्रकार से हमें पढ़ना है। अब देखिए, चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो सबसे पहले शुरू, किसी भी चीज को जानने से पहले हम क्या करते हैं? उसके स्रोत के बारे में जानते हैं कि किसी चीज का हमको अध्ययन करना है तो उसका अध्ययन हम कैसे करेंगे? कोई सोर्स होगा हमारे पास, कोई साक्ष्य होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं
कि प्राचीन भारत का इतिहास और उसको जानने के स्रोत। ठीक है, तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत अलग अलग से हैं। ठीक है, वो स्रोत क्या क्या है देखिए, कि सबसे पहला क्या है, साहित्यिक स्रोत, यानी लिटरेटिव सोर्स हैं, किताबों के रूप में, है ना। देखिए कुछ ग्रंथों के रूप में, कुछ साहित्यों के रूप में। तो सबसे पहले देखिए कि धार्मिक साहित्य, और दूसरा क्या है, धर्मेतर साहित्य, यानी ऐसे साहित्य जो धर्म से संबंधित है और ऐसे साहित्य जो धर्म से अलग है। ठीक है, उसमें देखिए क्या क्या है, कि ब्राह्मण के धर्म साहित्य, जैनों के धर्म साहित्य और बौद्धों के धर्म साहित्य, यानी कुछ ब्राह्मणों के भी धार्मिक ग्रंथ हैं, कुछ जैनियों के हैं, कुछ बौद्धों के हैं। तीनों लोगों के धर्म ग्रंथों का उपयोग हम लोग अपने इतिहास की जानकारी के लिए करते हैं। उसके बाद देखिए कुछ धर्मेतर साहित्य है। धर्मेतर का साहित्य का मतलब होता है कि धर्म से अलग, यानी धार्मिक विचारों, धार्मिक मान्यताओं से अलग जो पुस्तकें लिखी गई हैं दूसरे कार्यों के लिए। उसमें देखिए अर्थशास्त्र है, ठीक है, ये किसकी है, चाणक्य की है। ठीक है, राजतरंगिणी है, कल्हड़ की है, ये व्याकरण की पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी वृत्तांत लिखने वाले विदेशी यात्रियों की भी पुस्तकें हैं। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा जो स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में देखिए क्या क्या है, अभिलेख हैं, सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, चित्रकलाएं हैं, स्थापत्य है और अन्य पुरावशेष। पुरातात्विक का मतलब होता है कि पुरानी या प्राचीन वस्तुएं अथवा तत्व, तो जो हमें प्राप्त हुए हैं, कैसे प्राप्त हुए हैं, हमें उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुए हैं, खुदाई करने से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे देश के इतिहास को जानने के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, इनसे भी हमारे देश के इतिहास के बारे में जानकारी। ठीक, उसके बाद देखिए, अब देखिए कुछ प्रमुख अभिलेख हैं जिससे हमारे देश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जिसमें देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख है। ये हाथी गुम्फा अभिलेख किसके बारे में जानकारी देता है हमें, कलिंग नरेश खारवेल का, यानी कलिंग का एक राजा था जिसका नाम क्या था, खारवेल, उसके समय के इतिहास की जानकारी देते हैं। फिर उसी प्रकार से देखिए दूसरा अभिलेख एक है महत्वपूर्ण जो है, इसका नाम है ऐहोल अभिलेख। वो किसके बारे में जानकारी देता है, चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय के बारे में देता है जानकारी। फिर उसी प्रकार से देखिए तीसरा अभिलेख जो है नासिक अभिलेख, ये किसके बारे में जानकारी देता है, सातवाहनों के बारे में जानकारी देता है, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना, और उसके जो भी और भी शासक थे उनके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से देखिए जूनागढ़ अभिलेख है, वो किसके बारे में देता है, रुद्रदामन के बारे में जानकारी देते हैं। रुद्रदामन देखिए मौर्योत्तर काल में शक शासक था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर देखिए प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जिसको आप लोग प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, वो किसके बारे में जानकारी देती है, समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान शासक था। ठीक है, उसके बाद देखिए मंदसौर अभिलेख है, इससे हमें कहा जानकारी मिलती है, मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से देखिए ग्वालियर अभिलेख है, इससे किसकी जानकारी मिलती है, प्रतिहार शासक भोज की जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए देवपारा अभिलेख है, इसके बाद इससे किसकी जानकारी मिलती है, बंगाल के शासक विजय सेन के बारे में, यानी सेन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसी प्रकार देखिए भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख है, इससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त शासक स्कंदगुप्त के बारे में। तो यानी ये जो है पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख जो है महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं इतिहास को जानने के। ठीक है, उसके बाद देखिए अब साहित्यिक स्रोतों में, जैसे मैंने बताया आपको कि साहित्यिक स्रोतों में देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उसमें देखिए ब्राह्मण साहित्य में देखिए क्या है, वैदिक साहित्य है, यानी चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। उसके बाद देखिए वेदांग है, फिर रामायण, महाभारत, पौराणिक साहित्य, ये क्या है, ब्राह्मण साहित्य। उसी प्रकार देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण साहित्य हैं। देखिए जिसको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक किसको मिला के कहा जाता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधव पिटक। सुत्त पिटक में क्या लिखा गया है कि बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाओं के बारे में लिखा गया है ना, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को लिखा गया है। विनय पिटक में इस उपदेश का, उन शिक्षाओं का पालन कैसे करना है उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ बौद्ध धर्म में अलग अलग वंश साहित्य भी लिखे गए हैं, जिसको देखिए क्या है, दीप वंश, महावंश, इनसे भी उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है।
उसके बाद देखिए जैन साहित्य भी है। जैन साहित्यों में देखिए सबसे 12 महत्वपूर्ण साहित्य, जिसमें से 3-4 जो है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है कि आचरांग सूत्र है, न्याय धम्म कहा है, उवास गदसाओ है, भगवती सूत्र है। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारे देश के इतिहास की जानने के लिए धार्मिक साहित्य, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर कुछ धर्मेतर साहित्य है। धर्मेतर का मतलब धार्मिक साहित्यों से अलग। उसमें देखिए ये जो स्रोत है वो क्या करते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं के साथ साथ राजनीतिक पक्ष की भी अधिक स्पष्टता दिखाते हैं। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं का ज्ञान होता है, उसके साथ साथ सांस्कृतिक पहलुओं का भी ज्ञान होता है, ठीक है। उसमें देखिए महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी, विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस, सोमदेव के द्वारा लिखा गया कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई बृहद कथा मंजरी, ठीक है। कामंदक के द्वारा लिखी गई नीतिसार, कालिदास के द्वारा लिखी गई मालविका अग्निमित्रम, पतंजलि के द्वारा लिखा गया महाभाष्य। यानी ये अपने देश के महत्वपूर्ण क्या है, धर्मेतर साहित्य है, ठीक है। फिर कुछ वृत्तांत लिखने वाले विदेशी यात्री थे, जिन लोगों ने भी अपने देश में आकर अपने यात्रा वृत्तांत लिखे, यानी अपनी यात्रा के दौरान जो चीजें देखी, जो चीजें उनको समझ में आई, उसका विवरण किया। तो वो देखिए कौन कौन से थे। हेरोडोटस, हालांकि हेरोडोटस भारत नहीं आया था, लेकिन फिर भी इसने जो बाकी दूसरे यूनानी आए थे उन लोगों की बातों को सुनकर उसके आधार पर अपना वृत्तांत लिखा। फिर देखिए नियार्कस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलमी, ठीक है। ये कहाँ के लोग थे, ये यूनान के। उसी प्रकार से देखिए कुछ चीनी यात्री भी आए, जिसमें देखिए फायान, हेनसाम, इत्सिंग, शुंगयुन, ये लोग भी अलग अलग समय पर भारत आए और अलग अलग जानकारियां इन लोगों ने प्राप्त की और फिर अपनी यात्रा वृत्तांतों में उसका वर्णन किया, जिससे हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद देखिए कुछ अरबी यात्री भी आए, यानी अरब से आने वाले यात्री, जिसमें देखिए इब्न खुर्दाब आया, सुलेमान अल ताजिर आया, अल मसूदी आया, अल बरूनी आया। इन लोगों ने भी भारत आकर भारत के बारे में देखा, जाना और अपनी पुस्तकों में, अपनी रचनाओं में, अपने वृत्तांतों में भारत का वर्णन किया, जिससे हम अपने देश के बारे में जानते हैं, जानकारी प्राप्त। ठीक, अब देखिए पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत देखिए करते क्या है। पुरातात्विक स्रोत देखिए मैंने बताया कि आपको बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। देखिए कहा जाता है कि जहां से साहित्य मौन हो जाता है वहां से पुरातत्व बोलता है। यानी साहित्यिक स्रोत कहीं कहीं पूरी स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाते हैं, तब वहां कौन स्पष्ट जानकारी देता है, पुरातात्विक स्रोत। क्यों? क्योंकि वहां वो चीजें स्पष्ट रूप से आपको चित्रित की गई होती हैं, अंकित की गई होती हैं, जो दिखती हैं। ठीक है। फिर देखिए पुरातत्वकर्ता सिर्फ वस्तुओं को नहीं खोदता अपितु मनुष्य को भी खोदता है। कहा जाता है जो पुरातत्वविद होते हैं, जो पुरातात्विक वस्तुओं को खोजते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं, तो कहते हैं कि केवल वो वस्तुओं को नहीं खोजते हैं, वो मनुष्य को भी खोजते हैं। यानी प्राचीन काल के मनुष्य किस प्रकार से थे, क्या करते थे, कैसे क्या खाते थे, क्या पहनते थे, तो सारी चीजें वो पता लगाते हैं। किसके द्वारा? उनके द्वारा ढूंढी गई पुरातात्विक वस्तुओं के द्वारा। ठीक है। देखिए अब देखिए हमारे देश का जो इतिहास है उसका कुछ नामकरण किया गया है। ठीक है। नामकरण कैसे किया गया है? देखिए काल विभाजन तो आप लोगों ने देख लिया कि 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। अब इसका कुछ नामकरण किया गया। नामकरण क्या किया गया है? देखिए कि जिस समय के इतिहास के बारे में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है उसको क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। यानी उस काल का इतिहास हमें किसके आधार पर पता चलता है? पुरातात्विक स्रोतों के आधार। देखिए लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, तो उस प्रकार के जो इतिहास का जानकारी हमें मिलता है वो कौन सा इतिहास कहा जाता है? पाषाण कालीन सभ्यता। यानी पाषाण कालीन जो इतिहास है उसके बारे में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं। ठीक। उसके बाद देखिए जो दूसरा ऐतिहासिक काल है उसका नाम क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल।
ठीक है। इसको आद्य ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है कि इस काल के इतिहास की जानकारी के लिए हमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और लिखित स्रोत भी मिले, लेकिन लिखित स्रोत जो भी मिले हैं उनको सही से पढ़ा नहीं जा सका है, या पढ़ा जा सका है तो सही से उसका अर्थ निकाला नहीं जा सका, इसलिए इसको कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक, आधा को, थोड़ा बहुत। इसके अंतर्गत कौन आता है? हड़प्पा सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास हम लोग जानते हैं उस इतिहास को आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है, क्योंकि उस काल के इतिहास के बारे में भी हमें लिखित साक्ष्य प्रचुर मात्रा में मिले तो हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो उनके बारे में हमको जानकारी कैसे मिलती है? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, उसके बाद देखिए जो तीसरा विभाजन किया गया उसको ऐतिहासिक काल कहा गया। ऐतिहासिक काल कहने का मतलब यह है कि इस काल से संबंधित हमें स्पष्ट रूप से लिखित साक्ष्य मिले हैं और उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा भी गया है, समझा भी गया है। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ये कब से शुरू होता है? लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, यानी जब अपने देश में महाजनपदों का उदय हुआ और उसी के साथ साथ अपने देश में दो महान व्यक्तियों, महान आत्माओं, जिसको आप लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, तो इनके समय से हमें जो भी इतिहास जानने को मिलता है उसको हम किस किस श्रेणी में लेते हैं? ऐतिहासिक। तो आज देखिए हम लोगों ने ये जो बेसिक चीजें थी उसको अब जानी है, समझी है। अब अगली क्लास में मैं आप लोगों को पाषाण काल से शुरुआत करूंगा, पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा और फिर उसको आप पढ़ के नोट्स बनाते चलेंगे, जिससे आपको भविष्य में बाद में तैयारी करने में, रिवीजन करने में कोई कठिनाई नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।